जिन चीजों को आप मृत्यु के उपरांत त्यागते हो, उन्हीं को यदि आप जीते जी त्याग दे तो आप मुक्त कहलाएंगे। इसलिए मुक्त होने के लिए आपको मृत होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप उन चीजों को अपने जीवन में जीते जी त्याग पाए तो आप समझ लीजिए आपने केतु को धारण कर लिया। घर, बंगला, गाड़ी सब बनाना है। अब अगर मैं ये मुक्ति पालूंगा और मैं से अलूफ हो जाऊंगा, जोन आउट चला जाऊंगा, तो ये सब कैसे अचीव करूंगा? मैं किसी के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मेरे अंदर खुद का भाग्य बदलने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि अगर किसी को वास्तव में केतु की अनुभूति हो गई, वो उस स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में हम ये कहते हैं कि ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है। सैटर्न केतु वो कॉम्बिनेशन है जो काल चक्र से आपको मुक्ति दे सकता है। बट यदि आपने अपना कर्म डैमेज किया तो सैटर्न केतु विल डिस्ट्रॉय यू। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। राहुल कौशिक सर याद है आपको? ज़रूर याद होंगे, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड कोच, जिनका पॉडकास्ट आपने बहुत पसंद किए थे। हमने 4 पॉडकास्ट रिलीज़ किए और चारों को बहुत प्यार दिया आपने। राहु वाले पॉडकास्ट को भी आपने बहुत बहुत पसंद किया। उसके बाद अब हम लेकर आए हैं राहुल कौशिक सर के साथ केतु के ऊपर पॉडकास्ट। जी हाँ, राहु जहाँ होता है उससे 180 डिग्री पर हमेशा केतु मिलेगा आपको। तो ये केतु क्या सिग्निफिकेंस रखता है कुंडली में? क्यों इसको हम बहुत अंडररेटेड प्लैनेट कह देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस कैसे आएगी? यही केतु आपको बताता भी है और सिखाता भी है। तो आज का पॉडकास्ट पूरी तरह से केतु पर रहेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी राहुल कौशिक सर का। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। जय श्री राम। हमने सबसे पहला पॉडकास्ट राहु पर रिकॉर्ड किया था और बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि फिर से आपको बुलाएं, तो एक दफ़ा फिर से हमने आपको बुलाया है सर। अब बात करेंगे हम केतु पे, क्योंकि राहु की सारी बातें हम कर चुके हैं, काफ़ी सारी। जी, केतु पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब केतु की बात आती है ना, राहु को तो लोग ऐसे उठा देते हैं, आहा राहु तो आपको राजा बना देगा, राहु तो आपको ऐसे एक्सपेंशन दे देगा, अनऑर्थोडॉक्स सोच देगा। लेकिन केतु को ना अंडररेटेड कर देते हैं, बिल्कुल मानते हैं अगर ये केतु तो डिटैच ही करेगा बेचारा। तो क्या वाकई केतु में कोई पावर नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि डिटैच करेगा। तो पहले तो हम इस वर्ड को समझना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि डिटैच करेगा या कुछ और करेगा। तो डिटैचमेंट, जिसको हिंदी में हम वैराग्य भी कहते हैं, तो वैराग्य कभी केतु से नहीं आता। वैराग्य का कारक ग्रह शनि है। इसलिए देखोगे जब भी आप कोई व्यक्ति शनि की दशा से गुजरता है तो उसको एक अलग सा वैराग्य जो है, एक अलग सी दूरी जो है महसूस होने लगती है। लेकिन जब आप केतु की बात करते हो तो केतु इस जगत की वो शक्ति है जिसको आप देख तो कहीं भी नहीं सकते। केतु आपको कहीं एक शक्ति के रूप में दिखेगा नहीं, लेकिन केतु एक अनुभूति के रूप में आपको हर चीज में दिखेगा। केतु 9 के 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सिर्फ और सिर्फ अनुभूति की जा सकती है, जिसको देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को अपने काम में बहुत स्मार्ट देख रहे हो, बहुत शार्प देख रहे हो, वो अपने काम को बहुत ढंग से कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये व्यक्ति का राहु जो है बड़ा प्रधान होगा, क्योंकि राहु जो है अटेंशन का कारक है। तो एक व्यक्ति बड़ा अटेंटिव होकर वो कार्य कर रहा है। लेकिन केतु को कैसे पहचानोगे? लेकिन केतु को भी पहचानने का एक तरीका ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने कहा है कि केतु क्या है? केतु को मुक्ति का कारक कहा है। एक व्यक्ति वो है जो संसारिक चीजों से बंधा होकर अपने कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको सारी टास्क दे दी गई हैं, आपको ये भी करना है, कि ये भी करना है और ये भी करना है। वहीं आप एक साधु संत को देखते हो, एक फकीर को देखते हो, उसको खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, किसी ने पानी पिलाया तो ठीक, नहीं पिलाया तो ठीक, लेकिन वो अपनी फकीरी में मस्त है, वो अपनी फकीरी में बेफिक्र है। तो ये जो बेफिक्री आपको आती है, ये बेफिक्री आपको केतु से आती है। और केतु को अगर शास्त्र के अनुसार अगर समझा जाए
तो रामचरितमानस का एक बहुत ही सुंदर दोहा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो जब आप राम भरोसे हो गए ना, तो आपके अंदर से वो जो भय है, मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ वो तो नहीं हो जाएगा, तो ये सब निकल जाता है। और ये जो राम भरोसे होने की जो आपको ताकत प्रदान करता है, ये जो बेफिक्री आपके अंदर आती है कि ईश्वर कहीं ना कहीं है, वो उस चीज को हैंडल कर लेगा, वो केतु से आती है। और इसको फर्दर अगर लेकर जाएं, तो किसी ने पूछा मुक्ति क्या है, क्योंकि केतु को समझना तो मुक्ति भी समझना बहुत आवश्यक है। अब मुक्ति के बहुत सारी डेफिनेशंस लोगों ने दिए हैं। कोई कहता है कि मृत्यु उपरांत जो है हम मुक्त है। एक सेंस में कहें तो यस, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके जितने भी रिश्ते थे, जिनके साथ उसका राग था, द्वेष था, कुछ लेना था, देना था, सब छूट गया। और ये सब एग्जिस्टेंस उसके अंदर कहाँ से था? ये मन में था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये है। इसलिए जिन चीजों को आप मृत्यु के उपरांत त्यागते हो, उन्हीं को यदि आप जीते जी त्याग दे तो आप मुक्त कहलाएंगे। इसलिए मुक्त होने के लिए आपको मृत होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप उन चीजों को अपने जीवन में जीते जी त्याग पाए, तो आप समझ लीजिए आपने केतु को धारण कर लिया। इसमें सर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सबके चार्ट अलग हैं जी, सबको अलग अलग प्लेसमेंट मिली है केतु की, तो अगर मेरा केतु ही सही प्लेस नहीं है, तो कैसे मैं केतु को धारण कर पाऊंगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, वो परमपिता परमेश्वर जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, वो हम लोगों में क्या कभी कोई भेद कर सकता है? क्या कभी कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे मेरा ये बच्चा जो है ये बहुत कुछ कर जाए जीवन में और ये जो है वो ना करे? नहीं। इसलिए अगर ईश्वर ने आपको कोई मुक्ति का मार्ग दिया है, तो क्या वो मुझसे इतना खफा है कि वो मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं देगा? इसलिए अगर केतु मेरे चार्ट में मुक्ति का कारक है, वो आपके चार्ट में भी तो मुक्ति का कारक होगा। लेकिन जिस मुक्ति का एहसास मुझे किसी पर्टिकुलर कार्य के करने से होगा, उसी मुक्ति का एहसास आपको अपनी कुंडली के अनुसार किसी चीज से होगा। उदाहरण के रूप में किसी का केतु छठे घर में, ठीक है, छठा घर किसका है? छठा घर रोग का है, छठा घर पेट एनिमल्स का है, जिन पशुओं को हम अपने घर में लाते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं। छठा घर उन सभी लोगों का है जो कहीं ना कहीं वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। तो यदि किसी का केतु छठे भाव में है, जब तक वो शोषित वर्ग के बीच में नहीं जाएगा, जब तक वो पीड़ित लोगों के बीच में नहीं जाएगा, जब तक वो उन लोगों के बीच में रहकर उस अनुभूति को नहीं करेगा कि एक शोषित और एक वंचित व्यक्ति क्या महसूस करता है, तब तक वो ये कभी नहीं जान पाएगा कि मुक्ति क्या है। और यदि वो ऐसा करने में सफल हो गया, तो यकीन मानिए छठे भाव में रहते हुए केतु भी आपको मुक्त दे देगा, वो मुक्त करा देगा आपको। कई लोग ऐसा दावा करते हैं, मैं बहुत जगह देखती हूँ, कई वीडियोस में देखती हूँ कि आपने छठे की बात की, तो मैं छठे भाव को ही लेती हूँ कि छठा भाव होता है, जनरली हम कहते हैं रोग ऋण रिपु, शत्रु का भाव भी होता है। तो अगर छठे भाव में केतु है और चूंकि वो डिटैच करता है, तो वो आपके शत्रुओं को ही काट देता है, मतलब ऐसे व्यक्ति के शत्रु ही नहीं होते हैं। क्या ये भी एक ट्रेट है केतु का? देखिए, हमने हमेशा से ज्योतिष के साथ एक जो बहुत बड़ा अन्याय किया, वो ये किया कि हमने ना ज्योतिष को थंब रूल्स के रूप में बना लिया कि ये थंब रूल हो गया और बस अब यही चलेगा। अगर ज्योतिष थंब रूल्स पर ही चलता, तो हमारे ऋषि मुनि देश काल पात्र वाला जो एक प्रिंसिपल हम लोगों को देकर गए, उसको वो हमें कभी ना कहते। वो कहते ही नहीं कि आप ज्योतिष करने से पूर्व देश काल पात्र का विचार करें। उनका भी ये कहना था कि जैसे जैसे समय के अंदर परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे ज्योतिष को भी बदलना पड़ेगा। और मैं आज ये बात बोल रहा हूं कि या तो हम उस बदलाव के लिए रेडी रहें, और या तो हम कुछ ऐसा करें रिसर्च के रूप में, या और जाके उस चीजों को समझें और ज्योतिष को और आगे लेकर जाएं जहां पर उसको होना चाहिए। अन्यथा हम क्या करेंगे? अब सवाल ये उठता है, क्या शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है? वो गलत नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है, अब उसके अंदर भी एक बदलाव की आवश्यकता है।
उसको एक बदले हुए परिवेश में देखने की आवश्यकता है, वो जरूरी है। लग्न में केतु का क्या प्रभाव रहता है? क्योंकि अगेन मैं वही कहूँगी कि जो जनरल प्रिडिक्शन होती है तो हम डर जाते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मैं अपने आप से ही डिटैच हो जाऊं, मैं अपना ख्याल ही ना रखूं। ठीक है, देखिए राहु और केतु को चंद्रमा की नोड्स कहा है। राहु को नॉर्थ नोड ऑफ मून, केतु को साउथ नोड ऑफ मून। जब मन बाहर देख रहा है, लाइक मेरे सामने स्पीकिंग ट्री लिखा हुआ है, तो मैं स्पीकिंग ट्री जो लिखा हुआ है उसको देख रहा हूँ, वो पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीकिंग ट्री को देखकर मुझे क्या अनुभूति हो रही है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं बहिर्मुखी हो रहा हूँ, मैं चीज़ों को बाहर जाकर देख रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए आपके किसी प्रश्न से मुझे अंदर झांकना पड़ गया और अंदर अपने आत्मचिंतन करके ये सोचना पड़ गया कि जो आपने मुझसे पूछा है मुझे वो अपने भीतर जाकर देखना होगा, उसको, वो मुझे बाहर नहीं दिखेगा। तो मैं किस स्टेट में हूं? मैं केतु की स्टेट में हूं। तो वो एक अंतर्मुखी होने की स्टेट है। तो जिस व्यक्ति का केतु लगन में होगा उसको दिन रात अपने से एक ही सवाल करना है, मैं कौन हूं? ये सवाल बहुत छोटा है, बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इसका उत्तर उतना सरल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप सिंपली मुझे कहेंगे मैं इला गोस्वामी हूं। मैं फिर आपसे बोलूंगा नहीं, आप कौन है? यहां आपको सोचना पड़ जाएगा। जिस दिन ये सोच आपके अंदर आ गई, आपको समझ में आ जाएगा लगन में केतु क्या करता है। लगन का केतु आपको तब मुक्ति देगा जब आप स्वयं को जानेंगे। क्योंकि हम लोगों के अंदर जो उत्सुकता रहती है ना, वो सामने वाले को जानने की बहुत रहती है। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो किसी दूसरे को नहीं जानेगा, वो स्वयं को जानेगा। और जब वो स्वयं को जान लेगा तो उसको ये बात की अनुभूति भी हो जाएगी कि सामने वाले व्यक्ति में वो जो देखता है वो अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। इसलिए अगर मैं आपके अंदर कुछ अच्छा देख रहा हूं तो वो अच्छाई पहले ही मेरे भीतर है, और अगर मुझे कोई बुराई दिख रही है तो वो भी बुराई मेरे भीतर है। तो यहां जो केतु है लगन का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन करने के लिए कह रहा है, स्वयं के बारे में जानने के लिए कह रहा है। जिस दिन आपको अपना पता चल गया, जिस दिन आप ये उत्तर दे पाए कि मैं कौन हूं, आपको लगन के केतु का समझ में आ जाएगा। बाकी जो आपने एक जर्नलाइज प्रेडिक्शन कही, उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यस, लगन में जब केतु होता है तो आदमी एक बेफिक्रे से अंदाज में होता है, वो बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करेगा सोसाइटी की, बहुत ज्यादा उस चीजों में नहीं रहेगा। एक ना सर जनरल मानसिकता होती है हम सभी की, आई थिंक 99% लोग ऐसे ही होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं कि मुझे पता करना है कि कौन सा ग्रह मुझे क्या दे सकता है और क्या नुकसान कर सकता है। तो जब हम केतु की बात करते हैं तो हम केतु को भी रिलेट करते हैं उसी मटेरियलिस्टिक गेन से, वही जो हमें दुनियावी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन आपकी बात से जो मुझे समझ में आया कि केतु बहुत अलग तरीके से काम करता है। केतु आपको कुछ सिखाता है, वो चाहता है कि आप समझो कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐसा है? या केतु भी कुछ मटेरियलिस्टिक गेन वगैरह दे सकता है? इला जी देखिए, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई ये कहीं किताब में नहीं लिखा है। मैं कभी इस जद्दोजहद में नहीं पढ़ता कि मुझे ज्योतिष कितना आता है कितना नहीं आता, क्योंकि मैंने जो ज्योतिष में अनुभव किया उसी को लिया है। और जो कुछ भी मैंने अपने ज्योतिष में अनुभव किया है, वो सब अनुभव करने के बाद आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ, उस सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे अल्टीमेट प्लैनेट है जो आपको कुछ न कुछ देगा ही देगा, वो केतु है। मुक्ति के अलावा भी? मुक्ति से बड़ा क्या है? लोग नहीं समझते। मुक्ति से बड़ा क्या है? यही चीज तो लोग समझते नहीं है। आप केतु की दशा में देखिएगा, केतु की महादशा आएगी, किसी की भी महादशा चल रही हो केतु की, वो देखिएगा केतु की महादशा जब भी किसी के जीवन में आएगी, वो अपने जीवन में किसी अपने प्रिय को खो देगा, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो देगा। खो देगा मतलब? खो देगा मतलब दैट पर्सन विल बी गॉन।
इधर फिजिकली और मतलब चाहे वैसे वो कहीं चला जाए या उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी है, बट कोई ना कोई आपके लाइफ से चला जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये गलत है या सही है? ये सही गलत में तो हम नाप ही नहीं सकते, नहीं नाप सकते, लेकिन हमारी जो सोल है, जो एस्ट्रोलॉजी भी ये कहती है कि हमारी सोल जो है खुद को फ्री करने आई है, वो फ्रीडम आपको एक ग्रह दे रहा है, केतु। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं फिर आपको उसी चीज पे लेकर आ रहा हूं। आपकी केतु की दशा चल रही है, मंगल की दशा आपकी चल रही है, आप गुस्सा करोगे, आपको समझ भी आएगा मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मंगल की दशा चल रही है, मैं खेल कूद रहा हूं, मंगल की दशा चल रही है, मुझे रोज नई नई चीजें लाने का मन हो रहा है, मेरी राहु की दशा चल रही है, मुझे कुछ न कुछ प्राप्त करने का इच्छा हो रही है, मेरी राहु की दशा चल रही है, मुझे कभी गाड़ी की इच्छा हो रही है, कपड़े की इच्छा हो रही है, डेफिनेटली शुक्र की दशा है, क्योंकि ग्रह अपने कारक तत्व को जो है रिवील करता है। लेकिन केतु की दशा एक ऐसी दशा है जिसमें जब आप व्यक्ति से ये पूछोगे तू क्या सोच रहा है, तेरे मन में क्या चल रहा है, तो जानते वो क्या कहेगा? मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है। आप समझ रहे हैं? अभी अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मन में इस समय क्या है, तो हो सकता है आप कहें कि हाँ, मेरे जो वो मेरी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो थॉट मेरे मन में अभी आ रहा है, मुझे कल जो मेरा प्रमोशन होने जा रहा है उसका थॉट मेरे मन में आ रहा है। लेकिन अभी आप केतु की दशा से आ जाएंगे, आप शून्य में चली जाएंगी। शून्य में स्थिति क्या होती है? विचार रहित। विचार रहित। और जहां शून्य की स्थिति होती है वही परमात्मा होता है, वही केतु है। इसलिए केतु की स्थिति जो है वो परमात्मा के होने की अनुभूति है। इसलिए केतु को सिर्फ और सिर्फ केतु ग्रह ही महसूस करने का और कुछ नहीं है। मुक्ति कोई शब्द है, मुक्ति कोई चीज है? मैं आपसे पूछूं कि मुक्ति को मुझे दिखाओ, क्या है मुक्ति? आप दिखा नहीं पाओगे, लेकिन मुक्ति आपको दिखेगी। एक फकीर में दिखेगी, एक छोटे बच्चे में दिखेगी, एक खिलखिलाते व्यक्ति में दिखेगी जिसको कुछ नहीं पता क्यों मैं खिलखिला रहा हूं, किस लिए, बस वो खुश है। क्यों खुश है? पता नहीं क्यों खुश है, पता नहीं। जिस चीज का पता नहीं वही केतु है। क्योंकि अगर पता चल गया तो वो बंधन हो गया, लेकिन जिस चीज का पता नहीं वो मुक्ति है, वही केतु है। तो जो व्यक्ति पता नहीं वाली स्थिति के अंदर है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, वही केतु है। और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बेफिक्री को महसूस नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन वो जो 8 ग्रह जो उसको चमक धमक देते हैं ना, शुक्र की वो जो पैसे की चमक है, राहु की जो एक प्रसिद्धि की जो चमक है, मंगल का जो एक आप कहते हैं जोश है, सूर्य की जो एक प्रभावशाली कीर्ति है, हर व्यक्ति उनके अंदर कहीं ना कहीं घूम रहा है। लेकिन उनसे जैसे ही आप बाहर आते हो तब आपको समझ में आता है कि ये सब भी तो मेरे बंधन ही थे। वहां केतु है। क्या ये बाहर आना सिर्फ केतु की महादशा में ही पॉसिबल है या कभी और भी रियलाइजेशन हो जाता है? बहुत अच्छी बात कही किसी ने। एक शिष्य ने चलते चलते अपने गुरु से एक प्रश्न किया कि गुरुजी, ये जो संसार है ये एक यात्रा है, यहां पे रास्ता ज्यादा महत्व रखता है या मंजिल? गुरु ने कहा इनमें से कोई भी नहीं, आप किसके साथ ये मंजिल तय करते हैं वो महत्व रखता है। इसलिए अध्यात्म के जितने भी जो किताबें दी हैं या जो शास्त्रों में जो कहा है, उसमें सबसे पहली चीज जो कही है वो संगत की कही है, जिसको सत्संग कहते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति का संग कर लीजिए जो मुक्त है, जो मुक्त है, आपको वो अनुभूति करा देगा केतु क्या है। आप एक ऐसे व्यक्ति का संग कर लीजिए जो दिन रात आगे बढ़ने की सोच रहा है, दिन रात आगे जाने की सोच रहा है, आपको वो अनुभूति करा देगा राहु क्या है। इसलिए आप कभी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं और वहां किसी साधु संत को वहां पे देखें, अपनी
भक्ति में मस्त, उसको कुछ नहीं पड़ी है कौन चल के जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है, उसके पास आप 5 से 10 मिनट बैठिएगा और विचारों को छोड़कर बैठिएगा, आपको समझ आ जाएगा केतु क्या है, वहीं आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर लोग अपने केतु के बारे में जानना चाहें तो ऑब्वियसली सबके बर्थ चार्ट में अलग अलग पोजीशनिंग होती हैं जी। तो केतु हमेशा ही एक तरीके से व्यवहार करता है या अलग हाउस में उनके भी कारक तत्व ले लेता है, राशि के भी तत्व ले लेता है? देखिए, इसमें हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप ये देखो, एक जर्नलाइज प्रिंसिपल बताते हैं, उसके बाद फिर हम उसको आगे लेकर जाएंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना कहता हो भगवान से कि कहीं चैन मिल जाए, है ना। अब आप किसी से पूछो कि चैन मिल जाए, वो चैन मांग रहा है क्या? चैन तो चंद्रमा के पास है, चंद्रमा कभी चैन दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। अगर आप चंद्रमा से चैन मांगोगे तो चंद्रमा चैन देगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसकी वो है ही नहीं, जिसकी जो नेचर है। आप किसी ग्रह से अगर नेचर के विपरीत कुछ मांग रहे हो, वो दे देगा आपको? नहीं दे सकता। लेकिन किसी ग्रह से उसकी प्रकृति के अनुरूप ही आप उससे काम ना कर रहे हो, वो आपको दे देगा, तुरंत दे देगा। अब केतु है, अब केतु किसी का 3rd हाउस में हो, केतु किसी का 3rd हाउस में हो, वो ट्रैवल करे, घूमने जाए, तो आप उससे सिंपली ये क्वेश्चन करो, भाई जब तुम घूमने जाते हो तो कैसा फील होता है? वो आपको जो उत्तर देगा, उस उत्तर से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे वो अनुभूति करने के लिए मुझे क्या करना है। किसी का 11वें घर में केतु है, जब वो अपने लोगों से सोशलाइज करेगा तब उसको वो अनुभूति हो जाएगी, तब वो आपको एक अलग व्यक्ति दिखेगा। एक बात याद रखिएगा, केतु एक बच्चे के समान है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद करता है तो उसको जिद में ये नहीं पता होता वो जिद कर क्यों रहा है, वो जिद उसके फायदे की या नुकसान की है। क्योंकि जहां फायदा और नुकसान की समझ आ गई, वो केतु का डोमेन आउट हो गया। केतु का डोमेन तभी तक काम कर रहा है जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं तो कर रहा हूं। दैट इज केतु। तो इसका कारण क्या है? उसके पास सर नहीं है इसलिए? उसके पास सर नहीं है, उसके पास इंटेंट है, उसके पास भाव है। हम हर चीज किसी न किसी भाव से करते हैं, कोई ना कोई एक भाव हमारे भीतर उठता है, वो भाव हमसे वो कार्य करवाता है। जैसे आपने सुना होगा, हमने बड़े बुजुर्गों को आज तक कहते हुए सुना है ना कि ईश्वर को किस चीज की भूख है? ईश्वर को कपड़े की भूख है, शुक्र की भूख है, ईश्वर को कीर्ति की भूख है नहीं, ईश्वर को कंचन की भूख है, गोल्ड, जुपिटर। ईश्वर को ज्ञान की भूख है, ज्ञान आप दोगे ईश्वर को? नहीं। दोगे? नहीं दोगे। ईश्वर को और किस चीज की? बुद्धि की भूख है, बुद्ध की भूख है, बुद्ध बुद्धि है। फिर किस चीज का भूखा ईश्वर? भाव का भूखा है, वो भाव केतु है, वो भाव केतु है। केतु की विडंबना ये है कि केतु ना एक व्यर्थ का ग्रह है, लोगों की नजर में वो एक व्यर्थ का ग्रह है। आपको यार क्या देगा? जैसे अभी मैंने बहुत पहले केतु पे एक कुछ डाला था, तो किसी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि कुछ नहीं देता केतु तो सब ले लेता है, मेरा सब ले लिया केतु ने। अब वो कह रहा है मेरा सब ले लिया, क्योंकि उसकी मानसिकता में वो केतु को कभी समझ नहीं पाया, इसलिए वो कह रहा है कि सब ले लिया। अगर कोई केतु की मानसिकता वाला व्यक्ति होगा तो उसका जब कुछ जाएगा वो आपको पता क्या देगा? टेंशन चली गई, बेफिक्री दे दी, कहां इसको लेकर घूमता, कम सामान सफर आसान। वो केतु है। तो केतु जहां कहीं भी है आपका, जिस घर में भी है, उस घर से जब आप जुड़ेंगे ना, तब वो आपको एक बेफिक्री या एक वैसी अनुभूति देगा। जैसे सपोज लेट से मैं कहता हूं आपका केतु 4थे घर में है, 4थे घर में जब आप अपने को अपने मनस में स्थित करेंगी तो उस टाइम पे आपको हो जाएगा। आपने कभी सुना है वो स्टेट सुनी है? बोलते हैं जोन आउट हो गया एक व्यक्ति, मतलब वो बैठा है जोन आउट हो गया। इसको क्या हुआ? बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो आदमी जोन आउट है। पूछो कहीं केतु 4थे घर में है क्या?
चौथे घर में केतु व्यक्ति के साथ ये चीजें कराएगा, जोन आउट हो जाएगा। अब दूसरे व्यक्ति उसको क्या कहेंगे, ये पागल है, अटेंशन नहीं देता है, इसको उसको क्या। अच्छा, केतु जिस व्यक्ति का बहुत प्रभावी होगा ना, यकीन मानिएगा, ये बड़ी मजेदार बात है, जिस व्यक्ति का केतु प्रभावी होगा जगत उसको पागल कहेगा। ये साइको है, इसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, ये बड़ा मजेदार खेल है। लेकिन वो जो व्यक्ति होगा वो जगत को पागल कहेगा कि क्या पड़े हुए हैं, ये क्या पड़े हुए हैं, इनको देख 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 वो टेंशन में है, क्या हो गया भाई, रोटी मिल गई, हाँ मिल गई, तो फिर किस बात की टेंशन ले रहा है। दैट इज केतु, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। मतलब अगर मेरे से कोई ये कहे कि अगर 9 ग्रह मेरे पास आ जाए सामने और मुझे किसी के चरण स्पर्श करने के लिए कहा जाए, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनी प्लैनेट, भाई सब ग्रह जो है ईश्वर के बनाए हुए हैं सब कुछ, तो बृहस्पति जी को प्रणाम, क्योंकि गुरु हैं, गुरु तो भगवान से भी ऊपर का स्थान रखते हैं। लेकिन होता ना कोई कहे मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है, तो माय पर्सनल फेवरेट इज केतु। सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं इससे बिल्कुल अग्री भी करती हूँ। जितने आध्यात्मिक लोग होंगे वो भी अग्री करेंगे कि हाँ, हमें केतु पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट हमारा पैसे कमाने का भी एंड गोल क्या होता है कि हैप्पीनेस आए। केतु वही तो दे रहा है कि आपको डिटैच करके आपको मुक्ति दे के खुशी दे रहा है। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारे लोग देख रहे होंगे पॉडकास्ट, वो भी जेन्युइनली वो क्वेश्चन लिख रहे होंगे, मैं क्या करूं, मुझे तो बचपन से सिखाया गया है कि तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है, घर बंगला गाड़ी सब बनाना है। अब अगर मैं ये मुक्ति पालूंगा और वैसे से अलूफ हो जाऊंगा, जोन आउट चला जाऊंगा, तो ये सब कैसे अचीव करूंगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें यह समझना पड़ेगा कि केतु जो है ना, वो आपसे कुछ छीनने नहीं बैठा है, कुछ भी छीनने नहीं बैठा है। ये हमारी अपनी अल्प बुद्धि है जो हमें ये कह देती है कि केतु हमसे कुछ लेने आया है। केतु हमें बेफिक्री देने आया है, उन सभी कामों को करते करते बेफिक्री देने आया है। मैं नौकरी में हूं, मेरा काम तो नौकरी करना है, मेरा काम है अपना जो भी मेरे को टास्क मिलेगी अपनी जॉब पे, डे टू डे जो भी मेरे को टास्क दी जाए वो मैं करूं। लेकिन कल को जब कोई टास्क मेरा बंधन बनने लगे, मेरे को जकड़ ले, या कोई ऐसी चीज मेरे पास आ जाए जिसके प्रेशर से मैं निकल ही ना पाऊं, तो मेरे पास कोई तो ऐसा एंटीडोट हो अपने भीतर ही जो मुझे उस प्रेशर से उसी समय रिलीव कर दे। अदरवाइज क्या होगा, मैं एक्सटर्नल सोर्सेस की तरफ भागने लगूंगा, मैं एडिक्शन की तरफ जाऊंगा। आपको मैं बताऊं, आज की डेट में जितना भी एडिक्शन चल रहा है, शराब का, सिगरेट का, ठीक है, कोई आदमी उसको एंजॉय करने के लिए पी रहा है, कोई इसको एडिक्शन के रूप में ले रहा है, लेकिन हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एडिक्टेड है, अगर उसके जीवन में केतु आ जाए तो मैं ये कहता हूं 24 घंटे से भी कम समय के अंदर उसका एडिक्शन चला जाएगा, 24 आवर्स के अंदर। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये बात, मैं किसी के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मेरे अंदर खुद का भाग्य बदलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि अगर किसी को वास्तव में केतु की अनुभूति हो गई, उसने जान लिया या उस केतु के रस को एक बार महसूस कर लिया, उसको जीवन में कोई और रस जो है फिर भाएगा नहीं। वो सब कार्य करेगा, वो पैसा भी कमाएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर करेगा, वो बैठ के यहाँ पर पॉडकास्ट भी करेगा मेरे और आपकी तरह, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। वो उस स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में हम ये कहते हैं कि ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है, वो केतु है। इसलिए केतु की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि जब हर जगह अर्थ का महत्व हो जाए, हर जगह अर्थ का महत्व हो जाए, तो व्यर्थ की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। आज के समय में हर चीज अर्थ पर निर्धारित है। मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मुझे उसका पैसा मिल रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, उसको मिल रहा है, हर चीज अर्थ से जुड़ी हुई है, रिश्ते अर्थ से जुड़ गए हैं। व्यर्थ, लेकिन व्यर्थ जो है ना कहीं नहीं है। इसलिए अब जहां कुछ भी व्यक्ति को कुछ व्यर्थ मिलता है ना, तो उसको वो अनुभूति देता है, वो व्यर्थ की अनुभूति ही केतु है। इसलिए केतु का जो मोल है वो संसारिक जगत में
उस मोल को शायद वही समझ सकता है जिसने अपार बंधनों के बाद उस मुक्ति को महसूस किया हो, वो आपको बता देगा। इसलिए जब कोई साधु संत हमें ये बोलते दिखता है, एक चेहरे पे खुशी के भाव लेकर ये बोलते दिखता है, किस चीज में फंसे हुए हो, कहां दौड़ लगा रहे हो, तो हमें तो यही अनुभूति है, पागल है ये आदमी, अपना घर छोड़ के आ गया, हम ऐसे थोड़ी छोड़ दें, वो छोड़ दे। अरे उसको वो रस मिल गया है, उसने महसूस कर लिया, वो रस पी लिया उसने उस केतु का, वो इसलिए उसी स्टेट में आ गया वो। इसलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप किसी जॉब में हो, आप किसी भी चीज में हो, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ बेफिक्री यदि आपके अंदर नहीं है तो आप अपने जीवन को सरलता से नहीं जी पाएंगे। और ये एलिमेंट ऑफ बेफिक्री केतु ही देता है। ये बेफिक्री केतु देता है। मेरा एक कोट है बड़ा अच्छा, मैंने बहुत पहले कभी एक कोट लिखा था, मैं कभी जब मैं टाइम पास मेरे को करना होता तो मैं कोट लिखता हूँ, और उस कोट में मैंने ये लिखा था कि बेफिक्री जो है ना, वो परमात्मा से मिली, जो आपको विरासत में कोई चीज मिलती है ना, तो परमात्मा से मिली एक विरासत है, और बेफिक्री को लेकर व्यक्ति पैदा होता है। बेफिक्री छीनी नहीं जाती कहीं से व्यक्ति लेकर पैदा होता है। इसलिए जो एक होता है ना आदमी कि हम कह दें कि संत है, ये तो संत बनेगा नहीं, वो संत पैदा ही होता है, एक्वायर नहीं कर सकते। हाँ, वो ठीक है, वो जो आपका, हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी केतु की प्लेसमेंट है, आप उस घर को जब ट्रिगर करोगे तो डेफिनेटली वो चीज ट्रिगर हो जाएगी। थोड़ी सी प्लेसमेंट पे ही बात करते हैं। डेफिनेटली मोक्ष त्रिकोण जो होता है, हाँ, 4, 8 और 12 का, अगर इसमें से किसी एक भी हाउस में मोक्ष त्रिकोण में अगर केतु आ जाए, हाँ, तो क्या बचपन से ही वो व्यक्ति जो आपने अभी एग्जांपल दिया कि वो तो बचपन से ही साधु ही है, वो एक्वायर नहीं करेगा, वो हाँ, है ही साधु, क्या ऐसे लोग साधु ही होते हैं? एक सेंस में कहेंगे तो यस, एक सेंस में कहेंगे तो यस। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। देखिए 4, 8, 12 को केतु इतना पावरफुल क्यों मानता है? मनस कौन सा भाव है? इतना ज्योतिष आप भी समझते हैं, मन का भाव कौन सा है? चौथा। केतु चौथे में है, तो इस व्यक्ति के अंदर मुक्ति कहां एग्जिस्ट कर रही है? मन में। मन में कुछ है ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चौथा केतु। अष्टम में केतु है, किसी को हल्की सी चोट भी लग जाए, पीड़ा भी हो जाए तो आदमी रोने लगता है। 8वां घर पीड़ा का है, केतु 8वें घर में है, बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी बोलेगा जाने दे यार, ठीक है, छोड़ो। और एक इंसान को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है, सबसे ज्यादा पेन कब होता है? जब उससे कोई चीज चली जाती है, लॉस रहते हैं ना, लॉस चली गई है, व्यय हो गया चीज का, व्यय का 12वां। तो जब 12वें में केतु होगा कैसा होगा आदमी? गया तो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये है केतु। अब कुछ सोचे कि अरे यार उसके तो 2 करोड़ चले गए, उसने तो 1 करोड़ पे कर लिया था। अब किसी का केतु अगर वीक होगा और उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो आदमी तो कर लेगा। वहीं एक आदमी है बैंकरप्ट हो गया, पैलेस था, महल में रह रहा था, रोड पे आ गया, केतु 12वें घर में है, प्रबल है, अच्छे उस पे, वो आपको उसी स्टेट में दिखेगा जैसे वो महल में था, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा उस चीज का। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ऐड करता हूँ जरूर, ताकि लोगों को पता चले, बिकॉज क्या है कि जैसे ही हमें पता चलता है हम उस चीज को एकदम से अपने अंदर या अपने साथ जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं। मैं फिर कहता हूँ, ये स्थिति को सिर्फ लगन में नहीं देखना है, लगन के साथ साथ आपको नवांश के अंदर भी देखना है। नवांश के अंदर भी आपको अपने केतु को देखना पड़ेगा। अगर आपका लगन में भी केतु उन्हीं भाव में 4, 8, 12 में और नवांश के अंदर भी 4, 8, 12 में है, तो आपसे ब्लेस्ड व्यक्ति जो है इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपको सबसे बेशकीमती चीज जो है, जिसे बेफिक्री कहते हैं, वो दे दी है। नहीं तो हर व्यक्ति एक फिक्र में घूम रहा है, लेकिन जो बेफिक्री है वो रेयर है। फिक्र इज एवरीवेयर, बेफिक्री इज रेयर। तो दैट इज व्हाट केतु इज। आपने जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था तो कहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, डिटैचमेंट है, वो शनि देते हैं। करेक्ट। और केतु जो है वो मुक्ति देते हैं। मुक्ति देते हैं। तो अगर सैटर्न और केतु ही साथ आ जाए किसी की बर्थ चार्ट में या नवमांश में, हाँ जी, तो ये कॉम्बिनेशन क्या इशारा करता है?
आपने मेरे सबसे, जैसे कहते हैं ना कि सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करी है, ठीक है। तो ये मेरे अपने चार्ट में भी है। मुझे लगता है इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको जीवन में मिल ही नहीं सकता कोई, सैटर्न केतु से अच्छा। इससे ये ब्लेसिंग है एक तरह की आपके लाइफ में। और मैं साफ कहता हूं, जिसके चार्ट में भी सैटर्न केतु इकट्ठे होगा, लगन में, नवांश में, या सैटर्न कहीं भी सैटर्न केतु बैठा हो, छोड़ दीजिए वो सब चीजें, आप यकीन मानिए आपके ऊपर किसी न किसी अदृश्य शक्ति या अपने पितृ कह लीजिए या कोई भी ऐसी जो पुण्य आत्माएं हैं, उनका कहीं ना कहीं सानिध्य आपको रहेगा, हमेशा रहेगा। आपकी बात पे मोहर लगा दूं? बोलिए। मेरे भी सैटर्न केतु हैं और सच में आई एम ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि पितृ के रूप में या कोई ना कोई हमेशा एब्सोल्युटली रहता है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम अंग्रेजी में वो शब्द सुनते हैं ना कि somebody is my guardian angel, गार्जियन एंजल, वो जो आजकल चल रहे हैं, आजकल कोर्सेज भी चल रहे हैं गार्जियन एंजल के, भाई तुम्हारा कौन है, मेरा आर्च एंजल गैब्रियल है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। हमारे जो एंजल्स है वो हमारे पितरों के रूप में पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल। और पितरों से बड़ा हमारा अदृश्य सहायक कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। इसलिए यदि आपके चार्ट में कहीं भी सैटर्न केतु है तो आपको बिल्कुल बेफिक्री से अपने काम को करना है, फिक्र रखनी ही नहीं है। सिर्फ एक चीज का हमेशा ध्यान रहे, हमारी नीयत ना यहां गड़बड़ा जाए। क्योंकि मैंने क्या बोला, केतु इज ऑल अबाउट भाव। आप किस भाव से क्या करते हैं वो मैटर करता है। यकीन मानिएगा, जिसके अंदर, जिसके चार्ट में सैटर्न केतु होगा लगन में, नवांश में, प्रकृति और ईश्वर को छोड़ के किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है इस व्यक्ति को गिरा दे। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है, प्रकृति में और ईश्वर में है। बस वो ही तय करेंगे इस व्यक्ति को कब गिराना है। और उन्होंने अगर तय कर दिया है नहीं गिरेगा तो जो मर्जी जोर लगा दीजिएगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी और हमारे जो गौतम अडानी जी हैं। ये आपने देखा होगा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी एक, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें बोल दी गई थी। तो आई रियलाइज्ड कि उनके चार्ट में सैटर्न केतु था। तो मैं अपने फेसबुक पे उस टाइम पे कुछ पोस्ट वोस्ट डालता रहता था, मतलब छोटी। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज डाल रहे हो वो नोटिस नहीं हुई। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया होगा उस टाइम पे, वो थोड़ा बिलीव करते हैं मेरी चीजों पे। तो मैंने वो लिखा कि ये आदमी जो रिपोर्ट्स, क्योंकि उसके बाद उनके शेयर्स वगैरह में काफी हुए, ये आदमी बाउंस बैक करेगा और ज्यादा आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा। उसका रीजन था कि जिस व्यक्ति के चार्ट में सैटर्न केतु होता है लगन में, नवांश में, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं चीजों को ग्राउंड लेवल पे देखा होता है, उसको जमीनी हकीकत का पता होता है। क्योंकि केतु रूट्स है, जड़ है, वो आदमी जड़ से उठा है। उसने रातों रात नहीं आया है, वो उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है कि रातों रात वो स्टार बन गया। तो किसी सैटर्न केतु वाले व्यक्ति से किसी रिपोर्टर ने बड़ी अच्छे सवाल किया कि सर आप रातों रात स्टार बन गए, आपको कैसा लग रहा है? उसने बोला स्टार तो बन गया लेकिन रात बड़ी लंबी थी। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी रात बड़ी लंबी थी। वो सैटर्न केतु है, उससे पूछो कैसे बना है, वो आपको बताएगा। हम वो देखते हैं जो हमें दिखता है। जब हम वो देखने लगे जो कहीं नहीं दिख रहा, तब समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो सैटर्न केतु है। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल कंजंक्शन इन एनी चार्ट इज सैटर्न केतु। मैंने दुनिया भर की वीडियोस, दुनिया भर के शॉर्ट्स सिर्फ इस पर डाले हैं, सैटर्न केतु पे। और ये तो चलो हमारा एक लिमिटेड समय हमारे पास। अगर आप मुझसे ये कहो कि इस पर बोलते रहो, मैं साल भर इस कॉम्बिनेशन पर बोलता रहूंगा, सैटर्न केतु पे, साल भर। नहीं, हमारे मेरे शब्द नहीं रुकेंगे। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। नहीं, वो क्या है कि इमोशनली जुड़े हैं आप। हमें इमोशनली कनेक्ट, वो भाव जुड़े हुए हैं। तो पता नहीं मतलब वो भाव क्या कुछ वो ले आएंगे। मतलब इतना, मतलब मेरे को इस कॉम्बिनेशन से प्यार है। मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि ईश्वर ने ये कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में दिया और सिंपली मुझे ये कहा कि नेक नियत से काम कर, तुझे अपने कर्म से मुक्ति में स्वयं दूंगा। ये मैं ऐसा फील करता हूँ।
तो जिस दिन तक मेरी नीयत सही है, मेरा इंटेंट सही है, मुझे पता है मुझे परेशानी नहीं आएगी। जिस दिन इंटेंट गड़बड़ाया, जिस दिन नीयत जो है इधर उधर हो गई, उस दिन कोई मुझे नहीं सेफगार्ड कर पाएगा, मैं स्वयं भी नहीं कर पाऊंगा, वो भी नहीं करेगा। ये इन सैटर्न केतु वालों के लिए एक डेफिनेटली है, डेफिनेटली ध्यान रखने वाली बात डेफिनेटली है, डेफिनेटली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप सैटर्न केतु की। मैं बहुत ज़्यादा इसमें अभी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि लोग क्या है, लोग उसको मिसयूज करने लगते हैं और अपने अंदर वो ये सोचने लगते हैं हमारे पास तो पता नहीं कौन सी ऐसी स्पेशल पावर आ गई, सिद्धि आ गई या वो आ गई, वो सब चीज़ें। बट मैं बता रहा हूँ कि सैटर्न केतु आपका सर्टेन हाउसेज के अंदर यदि है, सर्टेन हाउसेज में, वो मैं लोगों पर छोड़ता हूँ, अपने आप उसका विचार करें। जुपिटर का उसको सपोर्ट है, कुछ सर्टेन हाउसेज में सैटर्न केतु है, जुपिटर का उसको सपोर्ट है। ये व्यक्ति किसी दूसरे का वो कर्म भी काट देगा जो कर्म वो स्वयं भी नहीं काट सकता। इस व्यक्ति के अंदर वो समर्थ है। ये कोई ऐसी ब्लॉकेज सामने वाले की क्लियर कर सकता है जो कहीं क्लियर नहीं होगी, यकीन मानिएगा। इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है सैटर्न केतु। ये आपको एक इनबॉर्न हीलर बनाता है, इनबॉर्न हीलर। हम कहें ना हीलर, अगर मैं रेकी सीखूं कि भाई मैं रेकी सीखूं मैं लोगों को हील करूंगा, सॉरी, हीलर बना नहीं जाता, हीलर पैदा होता है। कोई भी व्यक्ति वो सिर्फ उसकी कंडीशनिंग आप कहो कि ठीक है चल रही है, एक टाइम पे आके उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैं कुछ हूं या मैं कुछ ऐसा है, लेकिन हीलर व्यक्ति होता है। तो जो आपने बात कही ना सैटर्न केतु की, तो मैं आपको बोल सकता हूं बैठे बैठे आप हीलर हैं। आपको लगेगा मैं कैसे हीलर हूं, मैं तो यहां बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूं। तो वो तो मुझे आपका जब चार्ट मैं देखूंगा, उस चार्ट को करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की हीलर हैं आप किसी के दर्द को हील कर सकते हैं, किसी को फिजिकल पेन से मुक्ति दे सकते हैं, किसी को सफरिंग से मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन हीलर तो हैं आप। सैटर्न केतु इज ए हीलर। Everywhere you see Saturn Ketu in Lagna or in Navamsha, this person is a born healer. उसको कोई हीलिंग सीखने की आवश्यकता नहीं है। और सैटर्न को काल कहा है। बिल्कुल। काल मीन्स हम काल समय, और केतु क्या है? मुक्ति है। अब सोचिए, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने एक डाला था। सैटर्न केतु वो कॉम्बिनेशन है जो काल चक्र से आपको मुक्ति दे सकता है। मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत बड़ी चीज है, उस पर आप कितना विचार करते हैं, कितना ध्यान आपका जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन सोचिए काल चक्र से मुक्ति, ये कुछ अलग है। हम बहुत बातें करते हैं ना, टाइम ट्रेवल, टाइम का होल्ड हो जाना, टाइम लैप्स। जिसने सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन को अपने चार्ट में जिया है वो कहीं कहीं मेरी बात को शायद समझ रहा होगा कि मैं कहां बात कर रहा हूं। उनको जा रहा होगा भीतर कि मैं किस कॉम्बिनेशन से क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। सैटर्न केतु इज दैट कॉम्बिनेशन। बट यदि आपने अपना कर्मा डैमेज किया तो सैटर्न केतु विल डिस्ट्रॉय यू। जो पावर आपको बना सकती है बिगाड़ भी सकती है, आपको बिगाड़ भी सकती है। एक सवाल, मुझे नहीं पता इसका मुझे आपसे जवाब मिलेगा भी या नहीं, और क्या ये सही सवाल है भी नहीं है आपसे पूछने के लिए। बहुत लोगों को ना, स्पेशली कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको योग की कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। क्या ये सैटर्न केतु है? देखिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने के लिए चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। बल्कि मैं चाहूंगा कि कभी हम जो एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी है या जो आध्यात्मिक ज्योतिष है उस पर हम बात करें, ताकि हम ये देख पाएं, जैसे आपको ना कई लोग क्लेयरवॉइंट होते हैं। बिल्कुल। जन्म से सिद्धि लेकर आते हैं, जन्म से सिद्धि लेकर सिद्धि होती है उनके पास, मतलब। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि वो आप आयो, आपके बारे में बोलना शुरू कर देंगे कुछ भी, और वो होगा, और आप उनसे पूछो कि उन्होंने कहां से सीखा, उन्होंने कहीं से नहीं सीखा है, दे जस्ट स्पीक एंड इट हैपेंस।
तो हम इसके बारे में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। डेफिनेटली बात करेंगे। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन। और ये क्या है ना, ये ज्योतिष है, जो एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस वाला एस्ट्रोलॉजी है, ये ऐसा है कि ये हमें वो आंसर्स दे देता है जो आंसर्स हमें नॉर्मल नहीं मिल रहे हैं ज्योतिष में। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक सिमट गया है, प्रमोशन कब होगा, 10th लॉर्ड का टाइम आएगा, एग्जैक्टली कब हो जाएगा। एंड आप किसी से पूछेंगे भी ना, किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो आपको पागल समझेगा कि ये क्या पूछने आए हैं। अरे पूछ लो प्रमोशन कब होगा, पूछ लो नौकरी कब बदल लूँ, ये क्या पूछ रहे हो कि मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है। डेफिनेटली। बट आप यकीन मानिएगा, मुझे जब कोई ऐसा व्यक्ति कुछ बोलता है ना, मेरे को लगता है कि ये आदमी की कुंडली देखनी चाहिए। मुझे कोई ये कहे कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, मेरा इंटरेस्ट उसकी कुंडली में नहीं जाता। लेकिन कभी कोई व्यक्ति मुझे ये कहता है कि मेरे साथ में ऐसा होता है, जैसे मेरे को एक ने कहा था कि सर मैं स्पिरिट से बात करता हूँ, तो मुझे उसकी बात पे बिल्कुल भी वो नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि आपने कुंडली देखी थी। हाँ, मेरे को कुंडली पता है उसकी, वो सच कह रहा है। अब वो स्पिरिट से बात करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसी अनुभूति इसके साथ होती है, घटित होती है। ये झूठ नहीं कह रहा है, ये झूठ नहीं कह रहा है। और ये लोगों के साथ एक विडंबना क्या होती है बेचारों के, ये अपनी बात को कहीं रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही इनकी बात को सबसे पहले वो कर देगा, बोले यार तेरा कुछ नहीं है, तेरा राहु खराब हो गया, तेरा ये खराब हो गया, तो ये उपाय कर ले। वो उसके मर्म को नहीं समझ पा रहा है, किस कारण से व्यक्ति ये बात कह रहा है। क्योंकि इस जगत, जो हमारे गुरुदेव हैं एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि इस जगत में एक ऐसी कम्युनिटी है जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे कम बिलीव करती है जी। स्वयं ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर्स ही एस्ट्रोलॉजी पे सबसे कम बिलीव करते हैं। अगर कोई और बहुत अच्छा कर रहा है अपने एस्ट्रोलॉजी करियर में, तो मैं किसी के आगे बोलूंगा कि ये आदमी जो है ना, इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आगे गया है, ये ऐसा करके आगे गया है, वो देखो इसने पैसे दिए हैं, ये पैसे देके इसने अपनी मार्केटिंग कराई है, इसने ये कराया है, ये तो मार्केटिंग के आगे आगे बढ़ गया, ये वैसे बढ़ गया। और पढ़ा क्या रहे हैं कक्षा में, क्लास में ये पढ़ा रहे हैं, जब ये राजयोग आता है तो ये आदमी राइज करता है। राइट। अरे जिसको दशा मिली है, जिसको राजयोग मिला है, वो राइज नहीं करेगा तो तुम राइज करोगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न एक्चुअली। और मुझे लगता है कि केतु से बेहतर एपिसोड मैंने अभी तक शूट नहीं किया था। ये एपिसोड एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था मैं एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा आध्यात्मिक पहलुओं पे बात कर रही हूँ, लाइफ लेसन्स पे बात कर रही हूँ, मोटिवेशन पे बात कर रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि हमने केतु अभी शुरू भी नहीं किया। लेकिन अभी के लिए वो कहते हैं कि किसी चीज़ को एटलीस्ट जो सुनेगा उसको शायद इस ग्रह का एक महत्व समझ में आए। कई बार मुझे ऐसा लगता है, मतलब देखिए ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा कहना, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मुझे जो एक ज्योतिषी होता है ना, जैसे एक होता है कि आप मुझसे कुछ सुनना चाहती हैं जी, और आप मुझसे कहें कि सर आप सुनाइए कि आप क्या सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो 9 ग्रहों में अगर मुझसे कोई कहे तो किसी ग्रह का तराना जो है वो गुनगुना दो, तो मेरे से वो केतु ही निकलेगा। आपका चौथे घर में है। चौथे घर में केतु है। तो यहाँ जो है वो केतु विराजमान है। अच्छा, नवांश में क्या हुआ? नवांश में 9वें घर में चला गया। आपकी मेरी कुंडली एक सी है। आज आपका भी नवांश में 9वें घर में है। तो देखिए अब क्या होता है, चौथे घर में केतु हुआ तो वो तो मनस के अंदर केतु जन्म से मौजूद है। अब वो नवांश में जब नवम भाव में गया, तो जैसे ही आपके जीवन में गुरु का प्रवेश होगा, जैसे ही आपके जीवन में गुरु आएंगे, आप बेफिक्र हो जाओगे। जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको ज्ञान देगा, जो आपको बताएगा सही क्या है गलत क्या है, वो आपकी बेफिक्री का समय होगा। और यदि आप अभी भी फिक्रमंद हैं, आपके अंदर वो बेफिक्री अभी भी नहीं आई है, इसका अर्थ यह है आपके जीवन में भी गुरु का प्रवेश हुआ नहीं है। जिस दिन हो जाएगा आपको वो बेफिक्री भी मिल जाएगी। दैट इज केतु इन 9th। बट यू गॉट अ वेरी पावरफुल केतु दैट आई कैन टेल यू विदाउट इवन सीइंग योर कुंडली। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ पॉडकास्ट कर रही हैं, एक माहौल जो है वो लाइट्स है, कैमरा है, एक्शन है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैंने क्या कहा, केतु एक अनुभूति है। हम व्यक्ति
कि वाइब्रेशन से वो अनुभूति ले सकते हैं कि ये व्यक्ति जो हमारे समक्ष बैठा है ये राहु प्रधान है या केतु प्रधान है। यही केतु है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। अगले एपिसोड में हम केतु की भी और बातें करेंगे, और जो हमने अभी वो टॉपिक निकाला था कि कैसे हम एसोटेरिक साइंस है उसको हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ सकते हैं, इस पर हम डेफिनेटली एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। तो जल्दी ही आने वाला है वो पॉडकास्ट, उसका इंतज़ार आप भी करिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी केतु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ है। इंतज़ार करूँगी मैं आपके कमेंट्स का। कैसा लगा पॉडकास्ट ये भी बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।